वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। नमस्कार, मैं रमेश झा। आखिर 9 फरवरी को शतरंज के खेल में मणिपुर के मुख्यमंत्री से राजा साहब को बचाने के लिए इस्तीफा दिलवा ही दिया गया। आप लोगों को दोबारा याद दिला देना चाहता हूं कि मणिपुर मई 2023 से जल रहा था और आज तक वहां पर नफरत की आग फैली हुई है और उसे बुझाया नहीं जा पाया है। शायद जानबूझ के इसे जलते रहने दिया गया है। आगे के वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें कितना रिसर्च है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजें और सब्सक्राइब भी करें, यही हमारा इनाम होगा। एक ऑडियो क्लिप लीक होता है और उस ऑडियो क्लिप में अमित शाह एन बीरेन्द्र सिंह को कहते हैं कि बीरेन्द्र जी, अरे तुम बम मारता है, बम मत मारना। उस ऑडियो में पीछे से हंसने की भी आवाजें आ रही हैं। फिर अमित शाह के जाते ही बीरेन्द्र सिंह आराम भाई तेंगोल के लोगों को बम मारते रहने का निर्देश देते हैं, मगर चुपके से। आराम भाई तेंगोल मणिपुर की मैतेई समुदाय के लिए काम करने वाली एक कट्टर संगठन मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप अमित शाह के मई 2023 में मणिपुर के दौरे के समय का है, जब मणिपुर जल रहा था। उस ऑडियो क्लिप में एन बीरेन्द्र सिंह लोगों को ये बोलते सुने गए हैं कि तुम जो कर रहे हो करते रहो, केवल केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में गिरफ्तार मत होना, और अगर हो भी जाओगे तो मामला ठंडा होने पर मैं बात कर लूंगा। संगीता बरुआ पिशारती द वायर में इसके ऊपर विस्तृत लेख छापती रही हैं। आप उनका लेख जरूर पढ़िए। दोबारा उस ऑडियो क्लिप पर आते हैं। 2023 में ही गृह मंत्रालय ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा की अगुवाई में मणिपुर मामले के लिए एक जांच आयोग का गठन कर दिया था। द वायर में छपे एक लेख के मुताबिक ऑडियो क्लिप करीब 48 मिनट का है और उसे आयोग के सामने भी रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आयोग अपनी जांच पूरी करके निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। जिस व्यक्ति ने इस ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया है, उसने ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता के लिए एफिडेविट भी आयोग के सामने सबूत के तौर पर जमा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो ऑडियो क्लिप है वो बिल्कुल असली है और उसकी जिम्मेदारी वो लेता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस ऑडियो क्लिप पर अचानक से हड़कंप कैसे मच गया। दरअसल इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स KOHUR सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उस समय के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस ऑडियो क्लिप की आवाज को प्रमाणित मतलब ऑथेंटिकेट करने के निर्देश दिए। मतलब जो आवाज सुनाई दे रही है वो सच में बीरेन्द्र सिंह की है भी या नहीं। उसी निर्देश पर ऑडियो क्लिप को ट्रुथ लैब नाम की एक प्राइवेट लैब में भेजा गया। लैब ने ऑडियो क्लिप की आवाज को बीरेन्द्र सिंह द्वारा अन्य आधिकारिक समारोह में बोले गए आवाज के सैंपल से मैच करवाया और पाया कि आवाज 93% मतलब 93% मैच कर रहा है। An analysis by the Truth Labs Forensic Services found a 93% probability that the voice in the leaked tapes matched CM Birendra Singh. लैब ने अपनी ये रिपोर्ट समिति को जनवरी 2025 में सौंप दी। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं सिर्फ आपको घटना का क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। 3 फरवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से कुछ समय मांगा ताकि ऑडियो क्लिप को फिर से जांच करवाई जा सके, और जस्टिस खन्ना ने 3 सप्ताह का समय भी दिया। अब बात करते हैं उन सवालों की जो बीरेन्द्र सिंह और गृह मंत्री पर उठ रहे हैं। और अगर गृह मंत्री पर उठ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए भी इन सवालों से बचना संभव नहीं होगा। ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि देश के गृह मंत्री को एक एक बात की खबर होती है, और अगर हालात मणिपुर जैसे हों तो बिल्कुल ही होती है। आप गुजरात दंगों के समय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सलाह को याद कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं।
राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। प्रधानमंत्री के पास हर एक बात की खबर होती है और उसी आधार पर उन्होंने राजधर्म की बात कही थी। मतलब उन्हें पता था कि गुजरात में क्या हो रहा था। क्या अमित शाह ये जानते थे कि बीरेंद्र सिंह बम का इस्तेमाल करवा रहे हैं? अगर वो नहीं जानते थे तो उन्होंने किस आधार पर एक गंभीर मसले से जुड़े मीटिंग में एन बीरेंद्र सिंह से बम वाली बात कही? अगर ऑडियो क्लिप सही है तो ये बात बहुत हद तक साबित भी हो जाती है कि वो ये बात जानते थे कि मणिपुर में बम चल रहे हैं और किसी के कहने से चलाया जा रहा है। मणिपुर दौरे के बाद जब अमित शाह संसद में मणिपुर के ऊपर अपना वक्तव्य रख रहे थे तो उन्होंने एन बीरेंद्र सिंह का बचाव करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने केंद्र के साथ पूरा सहयोग किया है, इसलिए उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने ये भी कहा था कि 36,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों को मणिपुर में तैनात किया गया है, डीजीपी और मुख्य सचिव को बदल दिया गया है। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट ना करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। तो क्या अमित शाह ये मान रहे हैं कि डीजीपी और मुख्य सचिव मणिपुर की घटना को रोकने में पूरी तरह से नाकाम थे, इसलिए उन्हें बदला गया? तब तो सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर इतने लोगों को घटना काबू में नहीं कर पाने के कारण बदला गया तो राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं? क्या सारी जिम्मेदारी मुख्य सचिव और डीजीपी रैंक के अधिकारियों की ही थी और मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों को बदलने के बाद भी मणिपुर अशांत रहा। लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह मार रहे थे। हत्या की इतनी जघन्य घटनाएं सामने आई कि अगर उन सबको बताऊं तो हम सब लोग शर्मिंदा हो जाएंगे और पूरा वीडियो भी कम पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री की नींद तब टूटी जब विश्व भर में 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने वाला शर्मनाक वीडियो सामने आया। इस घटना का वीडियो 19 जुलाई 2023 को वायरल हुआ था और तब जाके देश और विदेश की मीडिया ने सवाल करना शुरू किया था। प्रधानमंत्री जब संसद में बोल रहे थे तब उन्होंने मणिपुर के लिए कहा था कि वो एक छोटा सा राज्य है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मगर उसी छोटे से राज्य में इन घटनाओं को लेकर मई 2023 से उनके संसद में दिए गए भाषण के दिन तक 11,000 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि गिरफ्तारी सिर्फ 500 लोगों की हुई थी। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। और उसी छोटे से राज्य में हजारों की संख्या में केंद्रीय बल तैनात थी, लेकिन उससे भी मणिपुर की घटनाओं में महीनों तक कोई कमी नहीं आई। उसी छोटे से राज्य में गृह मंत्री कुछ दिनों तक रुक के हालात का जायजा ले रहे थे। उसके बावजूद भी घटनाएं नहीं रुकी। इतने कदम उठाने के बाद भी अगर घटनाएं नहीं रुकी तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भी इस छोटे राज्य की अशांति को खत्म नहीं कर पा रही थी। वीडियो को पूरा देखिएगा। यह चाटुकार मीडिया जो कल तक कुकी लोगों के लिए कुकी टूलकिट की बात कर रहा था, वो आपको इतनी बातें नहीं बताएगा। बीरेंद्र सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने मैतेई समुदाय के कुछ कट्टरपंथी और प्रतिबंधित समूहों से साठगांठ करके उन्हें अपने मनमानी करने की खुली छूट दे दी थी। 2023 के सितंबर में गुवाहाटी में हुई एक हिंसा के दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के समय उन सब ने सुरक्षा कर्मी वाले पोशाक पहने हुए थे और उससे पहले ऐसी कई घटनाएं कुकी लोगों के गांव में हो चुकी थी जिसमें मैतेई लोगों पर आरोप लगाया गया था। इन सब बातों से ये शक और गहरा जाता है कि बिना सरकार के मिली भगत के
इतनी बड़ी घटना, इतने दिनों तक चलने वाली घटना नहीं हो सकती है। बीरेंद्र सिंह हमेशा से कुकी लोगों के लिए कहते आए हैं कि उनकी वजह से उनके राज्य में नशे का कारोबार बढ़ा है। 2022 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद बीरेंद्र सिंह ने ड्रग्स उगाने वाले और ड्रग्स की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी और ये बहुत अच्छा काम था। मगर मुहिम छेड़ने के 5 महीने बाद ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की एएसपी थोजम ब्रिंदा ने बीरेंद्र सिंह की पत्नी पर ड्रग तस्करों से साठगांठ का आरोप लगा दिया और उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि मणिपुर हाई कोर्ट में एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि उन पर मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग केस में गिरफ्तार किए गए तब के बीजेपी लीडर और एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हेड लुखो सेइजो के ऊपर से केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ब्रिंदा ने बाद में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और जिन पर आरोप थे वो सबूतों के अभाव में छूट गए। जैसा कि आप सिनेमा में भी देखते हैं, नेता किसी बड़े अधिकारी पर और पुलिस वाले आम आदमी पर केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं और शायद झेला भी है। अब आते हैं मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर। द वायर में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह से नाराज चल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस की मदद से बीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की योजना बना ली थी। मगर फिर उनमें से कुछ सांसद वापस बीरेंद्र सिंह के खेमे में चले गए और ये प्रस्ताव नहीं आ पाया। अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर घटना के करीब 2 साल के बाद बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ट्रूथ लैब की रिपोर्ट पहुंच गई है तब बीजेपी के पास शायद कोई उपाय नहीं बचा था अपना चेहरा छुपाने के लिए। आखिर वो किस मुंह से इस बात को स्वीकार करती कि जो मुख्यमंत्री बम फेंकने की बात कर रहा था वो आज तक कुर्सी पर बना हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रूथ लैब की रिपोर्ट मान लेती है तो आखिर गृह मंत्री कैसे इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने बीरेंद्र सिंह को अभी तक क्यों बचा के रखा था। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है, मगर शायद ही आए। मणिपुर में जो हुआ ऐसा लगता है कि उसे होने दिया गया। बीरेंद्र सिंह अपना राजधर्म नहीं निभा पाए। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफा देने से एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के लिए अपना चेहरा बचाना आसान होगा, मगर जो नुकसान बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर का कर दिया उसका क्या। लूटे हुए हजारों बंदूकें और लाखों गोलियां दोबारा से मणिपुर के घरों में अपना जगह बना चुकी हैं। सालों के प्रयास के बाद मणिपुर उग्रवाद से बाहर निकला था। बीरेंद्र सिंह ने उसे फिर से उधर ही धक्का दे दिया है। जिस देश में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर रेड पड़ जाते हैं, उस देश में एक मुख्यमंत्री के रहते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हजारों घर तबाह हो जाते हैं और उसका इल्जाम भी मुख्यमंत्री पर ही है। उस मुख्यमंत्री सिर्फ इस्तीफा देकर आराम से बैठ जाता है और केंद्र सरकार इस कैलकुलेशन में लगी हुई है कि उसे सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। उसकी चिंता मणिपुर या मणिपुर के लोग नहीं हैं। अगर होती तो मणिपुर इतने दिनों तक धधक नहीं रहा होता। अगर होती तो प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस की जगह वहां पर जाकर चीजों को ठीक करने की कोशिश में होते। मणिपुर में शांति की बहाली सिर्फ लड़ाई झगड़े खत्म होने से नहीं आएगी। शांति के लिए दोनों समुदाय में एक दूसरे के लिए विश्वास जगाना होगा। आज भी ज़्यादातर कुकी समुदाय के लोग इम्फाल जाने से डरते हैं और यही हाल मैतेई समुदाय के लोगों का भी है। सरकार को लोगों के अंदर दोबारा से अपने काम के जरिए प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना होगा, तभी सही मायने में मणिपुर शांत होगा। जब अमित शाह जैसा गृह मंत्री दिनों तक मणिपुर में बैठे रहते हैं तो आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसका राज बहुत हद तक ट्रुथ लैब से आए उस ऑडियो क्लिप के रिपोर्ट में छुपा हुआ है। मतलब अगर उस ऑडियो क्लिप में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो मतलब साफ है कि एक खास समुदाय को हत्या और लूटपाट करने के लिए राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। और खबरें ये भी हैं कि उस राज्य के मुखिया को केंद्र में बैठे लोगों का संरक्षण मिला हुआ था और मणिपुर के लोगों की सुध लेने के नाम पर सिर्फ डंका ही बजता रहा। मैं ये बात किसी कुकी या मैतेई के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बात मणिपुर के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं ये बात मानवता के पक्ष में बोल रहा हूँ। असली धर्म की परीक्षा यहाँ है, कुंभ में नहीं।
आशा करता हूं कि मणिपुर के लोग फिर से खुशहाल जीवन जिएंगे। स्क्रिप्ट लिखने में मेरी मदद राहुल सेठी ने की है और एडिटिंग में हमेशा की तरह हितेश सिंह और गुरिंदर ने। धन्यवाद।